चैप्टर 3 लेसन 2 पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए। 1990 में मेरे सबसे अच्छे दोस्त माइक ने अपने डैडी का लंबा चौड़ा बिजनेस संभाल लिया है और उसे अपने डैडी से ज्यादा कामयाबी मिल रही है। हम एक दूसरे से साल में सिर्फ 1 या 2 बार गोल्फ कोर्स पर मिलते हैं। वो और उसकी पत्नी इतने ज्यादा अमीर हैं कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। अमीर डैडी का एम्पायर बहुत सुरक्षित हाथों में है और अब माइक अपने बेटे को उसी तरह सिखा रहा है जिस तरह से उसके डैडी ने हमें सिखाया था। 1994 में मैं 47 साल की उम्र में रिटायर हो गया और मेरी पत्नी किम उस वक्त 37 साल की थी। रिटायरमेंट का मतलब यह नहीं है कि हम काम नहीं करते या आगे काम नहीं करेंगे। इसका मतलब यह है कि जब तक हमारी लाइफ में बहुत बड़ी कोई घटना ना हो जाए तब तक हम काम करने या न करने के लिए आजाद हैं। इसका कारण यह है कि हमारी दौलत अपने आप बढ़ती रहती है, इन्फ्लेशन की रेट से कहीं ज्यादा तेज रफ्तार से। मुझे लगता है कि आजादी इसी को कहते हैं। हमारी दौलत इतनी ज्यादा है कि यह अपने आप बढ़ सकती है। यह पेड़ लगाने की तरह है। आप सालों तक इसे पानी देते हैं और एक दिन इसे आपकी जरूरत नहीं रह जाती। इसकी जड़ें जमीन में काफी गहराई तक पहुंच जाती हैं। इसके बाद यह पैसे का पेड़ आपके सुख के लिए छाया और फल देता है। माइक ने एम्पायर चलाने का ऑप्शन चुना और मैंने रिटायर होने का। जब भी मैं लोगों से बात करता हूं तो वे अक्सर मुझसे सलाह मांगते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, शुरुआत कहां से और कैसे की जाए, आपकी नजर में कौन सी बुक अच्छी रहेगी, वगैरह वगैरह। सबसे अमीर बिजनेसमैन 1923 में हमारे सबसे महान नेता और सबसे अमीर बिजनेसमैन शिकागो में एजवाटर बीच पर इकट्ठे हुए। ये सारे लोग बहुत मशहूर थे। चार्ल्स श्वाब सबसे बड़ी स्टील कंपनी के हेड थे। सैमुअल इंसुल दुनिया की सबसे बड़ी यूटिलिटी के प्रेसिडेंट थे। हार्वर्ड हॉम्सन सबसे बड़ी गैस कंपनी के हेड थे। आइवर क्रूजर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक इंटरनेशनल मैच कंपनी के प्रेसिडेंट थे। लियोन फ्रेजर बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के प्रेसिडेंट थे। रिचर्ड विटनी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के हेड थे। आर्थर कॉटन और जेसी लिवरमोर 2 सबसे बड़े स्टॉक स्पेक्यूलेटर थे और अल्बर्ट फॉल प्रेसिडेंट हार्डिंग के कैबिनेट में मिनिस्टर थे। लेकिन क्या आपको पता है कि 25 साल बाद इनमें से 9 लोगों का अंत इस तरह से हुआ। श्वाब 5 साल तक कर्ज में डूबे रहने के बाद गरीबी में मरे। इंसुल की मौत विदेश में दिवालियेपन की हालत में हुई, यानी ये बैंकरप्ट हो गए थे। क्रूजर और कॉटन भी गरीबी में मरे। हॉम्सन पागल हो गए। विटनी और अल्बर्ट फॉल उस समय जेल से रिहा हुए थे। फेजर और लिवरमोर आत्महत्या कर चुके थे। शायद कोई भी ठीक से यह नहीं बता सकता कि इन लोगों के साथ ऐसा क्यों हुआ। यह बात 1923 यानी कि 1923 की है। हम इतना अंदाजा तो लगा सकते हैं कि यह 1929 के मार्केट क्रैश और ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन के ठीक पहले का समय था। मंदी का इन लोगों पर बेशक बहुत ज्यादा असर हुआ होगा। देखने वाली बात यह है कि आज हम इन लोगों से ज्यादा मुश्किल समय में जी रहे हैं। बदलाव ज्यादा तेजी से हो रहे हैं और पूरी दुनिया में हो रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले 25 सालों में बहुत से ऐसे उतार चढ़ाव आएंगे जो इन लोगों द्वारा झेले गए उतार चढ़ावों की तरह ही होंगे। मुझे यह चिंता है कि बहुत से लोग सिर्फ पैसे पर अपना ध्यान लगाए बैठे हैं और अपनी सबसे बड़ी दौलत पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसका नाम है नॉलेज। अगर लोग फ्लेक्सिबल होने, दिमाग खुला रखने और सीखने के लिए तैयार रहें तो इन बदलावों के बावजूद वे बहुत अमीर बन सकते हैं। अगर लोग ये सोचेंगे कि पैसा ही उनकी प्रॉब्लम को सुलझा सकता है तो ऐसे लोगों के लिए आने वाला समय बहुत परेशानी से भरा होगा। बुद्धि से प्रॉब्लम सॉल्व होती है और पैसा आता है। अगर आपके पास पैसे की समझ नहीं है तो पैसा चाहे आ भी जाए पर ज्यादा देर टिकेगा नहीं। बट हमें पता है कि हम इस कैटेगरी में नहीं हैं। क्योंकि आप गीगल ऐप सुन रहे हैं इसलिए इसका मतलब है कि आपने अपनी नॉलेज में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। एनीवेज, बात को आगे बढ़ाते हैं। ज्यादातर लोग जिंदगी भर यह समझ नहीं पाते कि असली बात यह नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, बल्कि यह है कि आप कितना पैसा रख पाते हैं, यानी कितना पैसा सेव कर पाते हैं। आपने पक्का लॉटरी जीतने वाले उन गरीबों की कहानियां सुनी होंगी जो अचानक से अमीर बन जाते हैं पर कुछ समय बाद वे फिर से गरीब हो जाते हैं। ये लोग लाखों करोड़ों जीतते हैं, फिर भी वे लौट कर वहीं आ जाते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। आपने उन प्रोफेशनल एथलीट्स की कहानियां भी पढ़ी होंगी
जो 24 साल की उम्र में हर साल करोड़ों रुपए कमाते हैं और 34 साल की उम्र में उन्हें पुल के नीचे सोना पड़ता है, बेघर। आज ही के अखबार में एक नौजवान बास्केटबॉल प्लेयर की खबर छपी है जो 1 साल पहले करोड़ों का मालिक था। आज वो शिकायत करता फिर रहा है कि उसके दोस्तों, वकीलों और अकाउंटेंट्स ने उसके पैसे हड़प लिए और इसी वजह से आज उसे बहुत कम पैसों पर कार धोने का काम करना पड़ रहा है। वो सिर्फ 29 साल का है, लेकिन क्या आपको पता है कि उसे कार धोने के काम से भी निकाल दिया गया? इसकी वजह यह थी कि उसने कार साफ करते समय अपनी चैंपियनशिप रिंग उतारने से मना कर दिया था, यानी हाथों से अंगूठी निकालने से मना कर दिया था, और जिसकी वजह से कार साफ करते हुए कार में निशान पड़ते थे और इसलिए उसकी खबर न्यूज़पेपर में छप गई। वो अपने निकाले जाने का विरोध कर रहा है और कहता है कि यह भेदभाव है। अंगूठी ही तो उसकी महान जिंदगी की इकलौती निशानी है। उसका कहना है कि अगर आप उसकी अंगूठी उतरवा लेंगे तो उसके पास जिंदा रहने का कोई सहारा नहीं बचेगा और वो मर जाएगा। 1997 में मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो नए नए करोड़पति बन रहे हैं। एक बार फिर यह 1920 के बूम वाले दशक की याद दिला देता है। हालांकि मैं खुश हूं कि इतने ज्यादा लोग अमीर बनते जा रहे हैं, पर मैं उन्हें चेतावनी देना चाहता हूं कि लंबे समय में यह इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने कितना पैसा कमाया, बल्कि इंपॉर्टेंट यह है कि आपने कितना पैसा सेव किया और आपने कितनी पीढ़ियों तक उस पैसे को सेव करके रखा। तो जब लोग मुझसे पूछते हैं कि हम किस तरह शुरू करें या मुझे बताइए कि जल्दी अमीर कैसे बना जा सकता है, तो वे मेरे जवाब से बहुत निराश होते हैं। मैं उनसे सिर्फ यही कहता हूं जो मेरे अमीर डैडी ने मुझसे बचपन में कहा था, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हारे पास पैसे की समझ होनी चाहिए। जब भी मैं अमीर डैडी से मिलता था, ये थॉट, ये विचार मेरे दिमाग में हर बार भर जाता था। जैसा मैंने कहा कि मेरे पढ़े लिखे डैडी हमेशा किताबें पढ़ने के फायदे बताते रहते थे, दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी फाइनेंशियल नॉलेज या पैसे की समझ डेवलप करने पर भी जोर देते थे। अगर आप एक बुर्ज खलीफा जैसी ऊंची बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक गहरा गड्ढा खोदना पड़ेगा और एक मजबूत नींव यानी कि फाउंडेशन डालनी होगी। अगर आप किसी टाउन में एक घर बनाने जा रहे हैं तो आपको सिर्फ एक 6 इंच कंक्रीट का स्लैब डालना होगा। ज्यादातर लोग अमीर बनने के चक्कर में 6 इंच के स्लैब पर बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंग खड़ी करना चाहते हैं। हमारा स्कूल का सिस्टम उस जमाने का है जब खेती बाड़ी यानी कि एग्रीकल्चर ही इकोनॉमी का बेस थी और ज्यादातर लोग खेती बाड़ी से ही पैसे कमाते थे। आज भी ये बिना नींव के घरों में भरोसा करता है, इसीलिए स्कूल से निकलने वाले बच्चों की कोई फाइनेंशियल फाउंडेशन नहीं होती है। एक दिन जब उन्हें नींद नहीं आती और वे कर्ज में डूब जाते हैं, वो सोचते हैं कि उनकी प्रॉब्लम अमीर होकर ही सॉल्व की जा सकती है। कुल मिलाकर सच्चाई यह है कि अगर बिना फाइनेंशियल फाउंडेशन के किसी के पास पैसा आ भी जाएगा तो वो उसे जल्दी ही लूज कर देगा। एनीवे, माइक और मेरे लिए दोनों ही ऑप्शन संभव थे, क्योंकि हमारी फाइनेंशियल फाउंडेशन मजबूत थी और पैसे की समझ हमें बचपन से ही सिखाई गई थी। देखा जाए तो अकाउंटिंग शायद दुनिया का सबसे बोरिंग सब्जेक्ट है। ये बहुत उलझन भरा सब्जेक्ट भी है, पर अगर आप लंबे समय तक अमीर बने रहना चाहते हैं तो यह सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी है। सवाल यह है कि आप इस बोरिंग और उलझन भरे सब्जेक्ट को अपने बच्चे को किस तरह सिखा सकते हैं। इस सवाल का जवाब है कि हम इसे आसान बना सकते हैं। अमीर डैडी ने माइक और मेरे लिए एक मजबूत फाइनेंशियल फाउंडेशन डाली थी। क्योंकि हम छोटे बच्चे थे, इसलिए उन्होंने हमें सिखाने का एक आसान तरीका निकाला। सालों तक वे सिर्फ ड्राइंग बनाते रहे और उनके साथ शब्दों का इस्तेमाल करके हमें समझाते रहे। जब माइक और मैंने उन आसान डायग्राम की मदद से इकोनॉमिक टर्म्स और पैसे के खेल को समझ लिया था, तो इसके कई सालों बाद अमीर डैडी ने नंबर को जोड़ना शुरू किया। आज माइक को जितने अकाउंटिंग एनालिसिस की जरूरत है, वो उससे भी कहीं ज्यादा मुश्किल एनालिसिस कर सकता है। उसके पास बहुत बड़ा एम्पायर है। मैं इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस नहीं करता क्योंकि मेरा एम्पायर छोटा है, पर हम दोनों की ही फाउंडेशन आसान थी। आगे आने वाले चैप्टर में मैं आपके सामने वही आसान से ड्राइंग बनाऊंगा जो माइक के डैडी ने हमारे लिए बनाए थे। हालांकि वे आसान हैं, पर इन डायग्राम्स के सहारे उन्होंने 2 छोटे बच्चों को ठोस और गहरी फाउंडेशन पर दौलत का बड़ा महल बनाना सिखाया था। रूल नंबर 1, आपको संपत्ति यानी एसेट और दायित्व यानी लायबिलिटीज का फर्क पता होना चाहिए।
और हमेशा एसेट ही खरीदनी चाहिए। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको बस इतना ही जानने की जरूरत है। ये पहला रूल है, यही इकलौता रूल है। ये बहुत आसान लगता है, पर ज्यादातर लोगों को यह पता ही नहीं है कि यह रूल कितना इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर लोग पैसे की प्रॉब्लम में सिर्फ इसलिए उलझे रहते हैं क्योंकि उन्हें यह पता ही नहीं होता कि एसेट और लायबिलिटी में क्या फर्क होता है। अमीर लोग एसेट इकट्ठा करते हैं, गरीब और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटी इकट्ठा करते हैं। और मजे की बात यह है कि उन लोगों को यह लगता है कि वे एसेट ही जमा कर रहे हैं। जब अमीर डैडी ने माइक और मुझे यह बताया तो हमने सोचा कि वे मजाक कर रहे हैं। हम दो बच्चे अमीर बनने का राज जानने के लिए इतने हैरान परेशान थे, जबकि उनका जवाब इतना आसान था। ये इतना ज्यादा आसान था कि हमें इस बात पर सोचने के लिए बहुत देर तक ठहरना पड़ा। एसेट क्या होता है? माइक ने पूछा। अभी उसके बारे में चिंता मत करो, अमीर डैडी ने कहा। अभी सिर्फ इस बात को अपने दिमाग में घुस जाने दो। अगर तुम इसे आसानी से समझ सकते हो तो तुम्हारी जिंदगी का यही प्लान होगा और तुम्हें जिंदगी भर पैसे की कभी दिक्कत नहीं आएगी। यह आसान है, इसलिए अनदेखा कर दिया जाता है। आपका मतलब यह है कि हमें बस इतना ही जानने की जरूरत है कि एसेट क्या है। यह जानने के बाद हम उसे हासिल कर लें और अमीर बन जाएं? मैंने पूछा। अमीर डैडी ने हामी भरी और कहा, हां, यह इतना ही आसान है। अगर यह इतना आसान है तो फिर हर आदमी अमीर क्यों नहीं बन जाता? मैंने पूछा। अमीर डैडी ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि वो लोग एसेट और लायबिलिटी में फर्क नहीं कर पाते। मुझे याद है मैंने पूछा था, बड़े लोग इतना मूर्ख कैसे हो सकते हैं? अगर ये इतना आसान और इतना इंपॉर्टेंट है तो हर कोई इसे जानना या खोजना क्यों नहीं चाहता? एसेट और लायबिलिटी क्या होते हैं यह समझाने में अमीर डैडी को बस कुछ ही मिनट लगे। वो बोले, बड़े लोगों को यह रूल समझाने में मुझे बहुत मुश्किल होती है। क्यों? क्योंकि बड़े लोग खुद को ज्यादा स्मार्ट मानते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि ज्यादातर लोग आसान बातों को समझ नहीं पाते। इसका कारण यह है कि उनकी एजुकेशन अलग तरह से हुई है। उन्हें दूसरे प्रोफेशनल्स ने पढ़ाया है, जैसे बैंकर्स, अकाउंटेंट्स, रियल एस्टेट एजेंट्स, फाइनेंशियल प्लानर्स वगैरह वगैरह। ज्यादातर बड़े लोगों के सामने मुश्किल यह होती है कि उन्हें बहुत कुछ भूलना पड़ता है और एक बार फिर से बच्चा बनना पड़ता है। बड़े लोगों को हमेशा ऐसा लगता है कि मुश्किल जवाब ही ठीक होगा। अगर उन्हें किसी चीज का आसान जवाब बताओ तो वो उसे गलत मानते हैं। अमीर डैडी किस प्रिंसिपल में यकीन करते थे? यानी कीप इट सिंपल स्टूपिड, जिसका मतलब है कि चीजें आसान ही रहने दो भाई। इसलिए वे हम दो छोटे बच्चों के लिए लेसन को आसान बनाते थे और इस तरह उन्होंने हमारी पैसे की फाउंडेशन को ज्यादा मजबूत बना दिया। तो दिक्कत या उलझन किस बात से आती है, या इतनी आसान चीज किस तरह से मुश्किल बन जाती है? कोई ऐसा एसेट क्यों खरीदता है जो असल में लायबिलिटी होती है? और इसका जवाब हमें अपनी बेसिक एजुकेशन में मिलता है। एक्चुअली हम फाइनेंशियल लिटरेसी पर ध्यान ही नहीं देते और स्कूल की नॉलेज को हमेशा सही मानते हैं। सवाल यह है कि कोई चीज एसेट है या लायबिलिटी, ये पता कैसे चलेगा? अगर आप सचमुच खुद को कंफ्यूज करना चाहें तो इन शब्दों को डिक्शनरी में देख लें। मैं जानता हूं कि वहां दी हुई डेफिनेशन किसी अकाउंटेंट को अच्छी लगती होगी, पर दिक्कत यह है कि आम आदमी उन्हें पूरी तरह से समझ नहीं पाता। फिर भी हम एडल्ट लोग ये मानते हैं कि इतने आसान शब्द हम अगर किसी से पूछेंगे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, लोग हम पर हंसेंगे। छोटे बच्चों को समझाते समय अमीर डैडी ने एक बार कहा था, एसेट को शब्दों के द्वारा नहीं, नंबर के द्वारा पढ़ा जाता है। और अगर आप नंबर को नहीं पढ़ सकते तो आपको एसेट और जमीन में खुदे गड्ढे में कोई फर्क महसूस नहीं होगा। अकाउंटिंग में नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट तो वो बात है कि वो नंबर हमें बता क्या रहा है। ये शब्दों की ही तरह है, शब्द इंपॉर्टेंट नहीं होते, इंपॉर्टेंट वो बात होती है जो शब्दों के जरिए बताई जाती है। एग्जाम्पल के लिए मैंने हाल ही में एक नया वीसीआर खरीदा। इसके साथ इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी था जिसमें समझाया गया था कि अपने वीसीआर को किस तरह से प्रोग्राम किया जाता है। मैं शुक्रवार की शाम को अपने फेवरेट टीवी शो को रिकॉर्ड करना चाहता था, पर उस मैनुअल को पढ़ते पढ़ते मैं पागल हो गया। मुझे दुनिया में कोई भी काम इतना मुश्किल नहीं लग रहा था जितना कि अपने वीसीआर को प्रोग्राम करना। मैं शब्दों को पढ़ सकता था पर इसके बावजूद मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था।
ऐसा लग रहा था कि मुझे शब्दों को पहचानने में ए ग्रेड मिल रहा था, पर उन्हें समझने में मुझे एफ ग्रेड मिल रहा था। यानी उन्हें समझने में मैं फेल हो रहा था। और यही ज्यादातर लोगों के साथ पैसे के मामले में होता है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको नंबर पढ़ना और उन्हें समझना आना चाहिए। मैंने अपने अमीर डैडी से यह बात हजारों बार सुनी है, और मैंने यह भी सुना है कि अमीर लोग एसेट इकट्ठा करते हैं, जबकि गरीब और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटी इकट्ठा करते हैं। यहां यह बताया जा रहा है कि एसेट और लायबिलिटी में क्या फर्क होता है। ज्यादातर अकाउंटेंट और फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स डेफिनेशन पर आपस में सहमत नहीं होते। वैसे तो इस बुक में डायग्राम्स दिए हैं, पर क्योंकि ये ऑडियो बुक है और ऑडियो में हम आपको डायग्राम्स दिखा नहीं सकते, इसलिए हम आपको इसमें दिए गए सारे कॉन्सेप्ट्स आसान सी भाषा में समझा देंगे। और बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, क्योंकि हमने खुद इस बुक को 10 से 20 बार पढ़ा हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो हमें 4 शब्दों को याद रखना है, जो हैं इनकम, एक्सपेंसेस यानी कि खर्चे, एसेट और लायबिलिटी। इनकम और एक्सपेंसेस से इनकम स्टेटमेंट बनता है, जिसे अक्सर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी कहा जाता है। यह इनकम और खर्च के बारे में बताता है, यानी पैसा कहां से आया और कहां गया। और ये तो हम सब अपने घर में करते ही हैं। हम लिखते हैं कि इस महीने हमने कितने पैसे कमाए, यानी कितनी इनकम आई, और उसमें से हमने कितने पैसे किस किस चीज में खर्च किए। यानी इन 4 शब्दों में से ये 2 शब्द इनकम और एक्सपेंसेस तो हर किसी को पता है। पर प्रॉब्लम यह है कि बहुत से लोगों को अगले 2 शब्द या तो पता नहीं है, या फिर उन्हें हम ठीक से समझते ही नहीं हैं। और बाकी के ये 2 शब्द हैं एसेट और लायबिलिटीज।